जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज कवर करेंगे देवनागरी लिपि की प्रमुख बैठकें, ठीक है। और देवनागरी लिपि उत्पन्न कहाँ से हुई, अनुच्छेद में किन किन अनुच्छेदों में किस भाषा को कहाँ पे क्या रखा गया है, और सुधार समिति की बैठकें कब हुई, ठीक है। इन सभी बिंदुओं को विस्तार पूर्वक कवर करेंगे। अब मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से 5 से 10 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं, बिहार स्टेट दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, जीआरएफ दे रहे हैं, आप गारंटी के साथ मैं चैलेंज करता हूं कि आप अंत तक पढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जरूर पकड़ में आ जाएगी। फर्स्ट में है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि मतलब देव के द्वारा, ठीक है, उत्पन्न हुआ, देवों ने इसे अपनाया और देव भाषा भी बोला जाता है देवनागरी लिपि का। देवनागरी लिपि ब्राह्मणी के उत्तरी शैली से, कौन से शैली से? ब्राह्मणी के उत्तरी शैली से, ध्यान रखेंगे। 4वीं या 5वीं सदी, सोच लीजिए कब कब, बहुत पुराना है, 4वीं या 5वीं सदी में गुप्त काल, ठीक है, गुप्त लिपि नाम रखा गया, अर्थात गुप्त काल का शासन था, इसलिए इस लिपि का गुप्त लिपि या गुप्त लिपि के 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई, ठीक है। गुप्त लिपि से 6ठी सदी में, अर्थात गुप्त लिपि से ही 6ठी सदी में जाकर के एक कुटिल लिपि का विकसित हुआ, और इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी में लगभग नागरी प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहा गया। क्या कहा गया? प्राचीन रूप से, मतलब बहुत पुराने रूप से विकास हुआ, इसलिए इसका नाम प्राचीन नागरी लिपि कहा गया है, ठीक है। अब समझिए चीज़ों को। 4वीं या 5वीं सदी में गुप्त लिपि का क्या हुआ? विकास हुआ, ठीक है, 4वीं या 5वीं सदी में। उसके बाद आता है 6ठी सदी में कुटिल लिपि का आविष्कार होता है, ठीक है, विकसित होता है। और 6ठी के बाद फिर 3 साल मतलब 9वीं सदी में, 3 सदी के बाद, ठीक है, 9वीं सदी में नागरी के प्राचीन रूप, नागरी के प्राचीन मतलब पुराने तथ्यों से एक लिपि का विकास हुआ। उस लिपि का नाम प्राचीन नागरी लिपि कहा गया है। ये आप कवर कर लिए, ठीक है, पॉइंट को आपको भूलना नहीं। सेकेंड पॉइंट कहता है देवनागरी लिपि आरक्षित है। क्या आरक्षित? इसका वर्णमाला वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। अब सुधार समिति की प्रमुख बैठकें, क्यों जरूरत पड़ती सुधार समिति के? तो देखिए, जैसे जैसे समय बदलाव होता है तो उसमें कुछ कमियां पाई जाती है। उसी कमियों को दूर करने के लिए, ताकि हिंदी को, ठीक है, देवनागरी लिपि को और तेजी से विकास किया जाए, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। लोगों के द्वारा आसान कैसे हो, लोग इस भाषा को, इस लिपि को अधिक से अधिक लोग अपनाएंगे, जिससे देश का विकास तेजी से होगा। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र, इनका एक पत्र था केसरी के लिए 1926 में, ठीक है, 1926 ईस्वी में टाइपों की छटाई की, और 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, 190 टाइपों का एक फॉन्ट बनाया, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहा जाता है। सर्वप्रथम, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के सावरकर, ठीक है, सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने यह की 12 खंडी तैयार की, तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ, ठीक है, किसमें? तो हरिजन सेवक के रूप में इसका प्रयोग होता है। सेकेंड पॉइंट है सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास। किसने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है, सर्वप्रथम, ध्यान रखेंगे। पंचमा अक्षर जैसे क के लास्ट में आता है, ठीक है, तो उसको पंचमा अक्षर बोला जाता है। ड, च के लास्ट में आता है इया, ये पंचमा अक्षर, ठीक है। तो इसी तरह पंचमा अक्षर के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का। ये किसने बताया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बताया। क्योंकि जितने कम फॉन्ट होंगे, ठीक है, फॉन्टों की संख्या जितनी कम होगी, अक्षर की संख्या जितनी कम होगी, अर्थात वर्ण की संख्या जितना कम होगा, लोगों को अपनाने में, पढ़ने में उतनी आसानी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए महान व्यक्ति डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के जगह पर अनुस्वार, ठीक है, अर्थात बिंदु देने का प्रयास किया गया। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने
मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीनिवास ने सुझाव दिया महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्ण के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्ण की संख्या कमी आ जाएगी। किसने बोला यह सुझाव? तो श्री निवास दास ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर में, हिंदी साहित्य के सम्मेलन इंदौर में 24वें अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 24वें अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन प्यारे साथियों? 24वें। ठीक है, 24 1935 में। कब? 1935 मेरे साथ बोलेंगे 1935। महात्मा गांधी के सभापति में, अर्थात महात्मा गांधी के सभापति में, ठीक है, अर्थात ये जब महात्मा गांधी बने थे, इनके उपस्थिति में नारी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। किस समिति का? नारी लिपि सुधार समिति। इसका नाम रखा गया देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि सुधार, मतलब उसमें सुधार करने का प्रमुख बातें रखी गई, इसलिए इस समिति का नाम सुधार समिति रखा गया। नारी लिपि सुधार समिति ने 1945 ईस्वी में नारी लिपि सुधार हेतु समिति का गठन किया गया। कब? 1945 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नारी लिपि सुधार समिति की निर्माण किया गया। क्या किया गया? 31 जुलाई 1947 में, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नारी लिपि सुधार समिति निर्माण किया गया। इस समिति की कुल 9 बैठकें भी, कितने में? 9 बैठकें, तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 से 29 नवंबर 1953 में नारी लिपि सुधार समिति के सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया। कब? 29 नवंबर सन 1953 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार से लखनऊ लिपि सुधार समिति परिषद का गठन किया गया। देखे होंगे समय समय पर जैसे विचार लिया जाता जनता के द्वारा, ठीक है, जनता में बहुत सारे मैसेजेस के जो विद्वान व्यक्ति रहते हुए उनसे सरकार सुझाव लेते हैं। इस पर क्या आपका तर्क? वे पत्र के माध्यम से और मेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अपना विचार जो है इस समिति तक पहुंचाते थे। उस जमाने में पत्र पत्रिकाएं हुआ करती थी। विभिन्न राज्यों के मंत्रियों, वैज्ञानिकों की परिषद में आमंत्रित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की गई। आपके मन में यह सवाल उठता होगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्यों बहुत सारे अवार्ड वहाँ से प्रारंभ किया गया पुरस्कार देने का? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे शिक्षा का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। अब बहुत बड़े विद्वान इस राज्य में निवास करते थे और इसी कारण से यहाँ पे अधिक विश्वविद्यालय थे, कॉलेजें थे, स्कूलें थे। तो अधिक जहाँ पे शिक्षा का प्रचलन होगा वहीं तो बैठकें ज़्यादा होगी, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चुना गया। डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने की बात सुझाव दी। किसने? सुनीता कुमार चटर्जी ने, ठीक है। किस भाषा? देवनागरी लिपि का स्थान पर रोमन लिपि। तो रोमन लिपि क्यों अपनाया जाता? भारत के विद्वानों ने जब खड़ी बोली हिंदी संस्कृत को पूरी पराकाष्ठा के साथ अपनाने का प्रयास कर रहे थे, छटनी कर रहे थे, तो सुनीता कुमार चटर्जी का ये जो फैसला था ये बिल्कुल गलत हुआ। अब बात करेंगे राजभाषा। राजभाषा जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। राजभाषा से तात्पर्य, सुन लीजिए मेरी बात को, संविधान द्वारा, किसके द्वारा? संविधान द्वारा, ठीक है, सरकारी कामकाज, प्रशासन, सदन और विधान मंडलों, कहाँ कामकाज, प्रशासन, सदन, विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत
भाषा, उसको राजभाषा दर्जा मिला है। सन 1949 में सी राजागोपालाचारी ने, कब? सी राजागोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में, किसमें? भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, राजभाषा को नेशनल लैंग्वेज न करके इसे स्टेट लैंग्वेज का नाम दिया गया। संविधान सभा के कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। सेकेंड पॉइंट है राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति। ठीक है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई, कुछ प्रमुख घटनाएं, कुछ बातें बताई गई। संविधान के लागू होने बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं घटी वे इस प्रकार है। क्या? राष्ट्रपति का आदेश। राष्ट्रपति का आदेश 1952 में राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिक पात्रों के लिए हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया जाए। ये राष्ट्रपति का आदेश था। कब? 1952 में। 1955 में यह आदेश जारी किया गया कि जहां तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार, ठीक, बातचीत तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए, पर साथ ही यह बात भी लिख दिया जाए कि अंग्रेजी के पाठ ही प्रमाणिक माना जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी के पाठ ही प्रमाणिक माना जाएगा। इसीलिए आज देखे होंगे बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वह ज़्यादा जो है इंग्लिश का तजुर्बा देती है। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग। नेक्स्ट पॉइंट 7 जून, कब? 7 जून 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाबा साहेब, ठीक है, बाला साहेब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, बाला साहेब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, राजभाषा के प्रयोग के बारे में सुझाव मांगा गया। इस आयोग के द्वारा क्या हुआ? परिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े ही हेर फेर के साथ स्वीकार लेना चाहिए, इस समिति का कहना था। सेकेंड पॉइंट है हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा विशेषता दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। देखिए, भारत को यदि अखंडता में रखना है, ठीक है, जोड़ करके रखना है, तो हमें दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो या पश्चिम हो या पूरब है, सभी भाषाओं को एक रूप, एक नज़र से देखना होगा और कुछ ऐसी भाषा का चयन करना होगा जिससे भाषा में संपर्क बनेगा। जब भाषा में संपर्क बनेगा, भाषा में कड़ी बन जाएगा, चयन बन जाएगा, तो लोगों में चयन बनने में देरी नहीं लगेगा। भाषा से ही विवाद होती, भाषा से ही दूरी बनती है और भाषा से नज़दीकी बनती है। तो यह सुझाव दिया गया कि दक्षिण भारत की कोई भाषा को एक अपनाया जाए। 14 वर्ष का आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान कर दिया जाना चाहिए। 14 वर्ष तक बच्चों को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्यसाधक, इसका कार्यसाधक प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा पुरस्कार, दंड व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हिंदी अपनाएंगे। हिंदी जब प्रमुख भाषा रहेगा एक पेपर, तो लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इनका मकसद था। देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया गया। हिंदी के विकास का दायित्व सरकार की एक प्रशासकीय इकाई पर डालना चाहिए। ठीक है, हिंदी का विकास के लिए किस पर डालना चाहिए? प्रशासन के ऊपर, अर्थात सरकार के ऊपर यह डालना चाहिए विकास के लेकर के। भारत की भाषाओं में निकटता लाने का प्रयास करनी चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। देखे होंगे उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा करके जजमेंट जो है वो इंग्लिश में सुनाई जाती है, जिससे आम व्यक्ति को समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे बात रखी गई कि उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। सेकेंड है संसदीय राजभाषा समिति। इन सुझावों पर का परीक्षण करने का दायित्व
संसद के राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने 1959 ईस्वी को जो सुझाव दिए वो इस प्रकार है। जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहें। अर्थात कहा गया प्यारे साथियों कि जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक अंग्रेजी में कार्य करते रहें। यह तो बिल्कुल गलत पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत में अंग्रेजी ही सर्वप्रथम आया है। यहाँ पे हिंदी अर्थात खड़ी बोली का प्रचलन ज़्यादा रहा है, क्षेत्रीय भाषाओं का। ये विदेशों में तो यह पॉइंट अच्छा नहीं है। 45 वर्षों के ऊपर उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण में छूट देनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब चले गए थे तो अंग्रेजों ने अधिक बल अंग्रेजी भाषा पर दिया था, इसलिए इन पॉइंटों को यहाँ पे जोड़ा गया। उच्च न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों आदि को अंग्रेजी को ही रहना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में निर्णय आदेशों के आदि में अंग्रेजी को ही बने रहने को कहा गया। 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा बन जाता है। सेकंड, राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित किया गया था। क्या है इसे भी समझते हैं। संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनना था। इससे ठीक पहले अहिंदी क्षेत्रों में विशेषता पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1926 से 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी किसी राज्यस्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। संघ के संकल्पों, अधिसूचना, विज्ञापनों आदि का दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी अनिवार्य रूप से होगा, ये कहना था। नेक्स्ट पॉइंट, जब तक यह हिंदी भाषा राज्य की समाप्त होने का संकल्प नहीं ले तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। 27 अप्रैल 1963 का लोकसभा में तथा 1 मई 1963 को राजभाषा को पारित हुआ। 10 मई 1963 का अधिनियम है। संकल्प 1968 क्या कहता है। 1967 के संशोधन के बाद 1967 को संशोधन करके 68 में फिर पारित किया गया। अहिंदी भाषा जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती उसको यह हिंदी भाषा के रूप में बोला गया। राज्यों को चिंता तो समाप्त होगी, किंतु उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ऐसे जटिल स्थिति में सदन के दोनों सदनों में संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, जिसके अनुसार सरकार हिंदी के तीव्र विकास प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक साल प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार राज्यों के सहयोग में त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। त्रिभाषा तीन भाषा, त्रिभाषा मतलब तीन भाषा अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य भाषा विशेषता दक्षिण भारत भाषा को जोड़ने के बाद कहा गया। इसी भाषा को त्रिभाषा नाम दिया गया। अध्ययन अनिवार्य होगा। हिंदी भाषाओं क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का अध्ययन अनिवार्य। देखिए, त्रिभाषा यदि आप दक्षिण भारत के लोग या उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत जाएंगे तो उनको वहाँ रोजगार मिलेगी, नौकरी करने में सुविधा होगी, और यदि दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत आएंगे उनको हिंदी यदि जानकारी रहेगी उनको भी आसानी होगी। इस तरह से भारत की अखंडता की ज्योति हमेशा जलती रहेगी। केंद्रीय सेवा की भर्ती के लिए हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। सरकार 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। ये इन बैठकों की मेन पॉइंट थी। कौन सा बैठक का, तो ध्यान रखेंगे 1967 संकल्प 1968 का ये मेन पॉइंट थे। VVI लगा लेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है राजभाषा अधिनियम 1976 क्या कहता है, इसे भी समझेंगे। भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को
कार्यान्वित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया। इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई। बाद में स्वतंत्र राजभाषा विभाग को, ठीक है, राजभाषा विभाग हो गया, स्वतंत्र हो गया। राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए गए, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के 3 वर्गों में बांटा गया, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग के रूप में। क वर्ग में राज्य आते हैं जिनकी पहली भाषा हिंदी में राज्य के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड केंद्रीय शासित प्रदेश आते हैं एक क वर्ग में। पुनः सुन लीजिए प्यारे साथियों, कौन कौन सा भाषा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं टीजीटी में, पीजीटी में जब परीक्षा में बैठते हैं उसमें प्रेशर के कारण भूल जाते हैं। क्या क्या है सो समझिए। क वर्ग में किसका बात कर, क वर्ग में जिनकी पहली भाषा हिंदी प्राथमिकता दी जाती है। इसमें पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखिए प्रदेश प्रदेश 2 आगे, दोनों को ध्यान रखेंगे एक साथ। राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश 3 प्रदेश, प्रदेश वाले नाम तीनों में हिंदी बोली जाती है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, टोटल कितने हो गए तो ध्यान रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और दिल्ली लगा करके 10, अंडमान 11, निकोबार 12, टोटल 12 जो हैं राज्य हैं। ठीक है, यह क वर्ग में। यहाँ पे प्राथमिकता हिंदी को प्रथम बार दिया गया, पहला हिंदी होगा, उसके बाद दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। ख वर्ग में प्राय वे राज्य आते हैं जिनमें हिंदी समझी जाती, केवल क्या की जाती है, केवल समझी जाती, किंतु पहली भाषा के रूप में प्रयोग नहीं होता। उनमें से पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। चंडीगढ़, दमन और दीप, दादर, नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन सा, पुनः सुन लीजिए, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों महाराष्ट्र के बाद फिर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन, दीप, दादर, नगर हवेली। ग वर्ग में जहाँ पे न हिंदी बोली जाती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है समझ लीजिए। ग वर्ग में वैसे राज्य आते हैं प्रायः हिंदी नहीं समझी जाती है, यहाँ पे हिंदी नहीं समझे। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी क्षेत्र सभी राज्य, दक्षिण भारत के 4 राज्य, दक्षिण भारत के 4 राज्य। यहाँ पे ये क्या है, ग वर्ग में आते हैं। क वर्ग के क्षेत्र में अधिक, क वर्ग के लिए क्या शर्तें रखी गई से समझिए। अधिक के लिए निश्चित, ठीक है, उनमें से हिंदी का प्रयोग हो। अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए तो साथ में हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। ख क्षेत्र के साथ पत्राचार सामान्य हिंदी में हो तथा ग क्षेत्र के साथ पत्राचार अंग्रेजी में हो, ये शर्त रखा गया। क्या कहा गया, क क्षेत्र आदि के लिए निश्चित किया गया है कि उनमें हिंदी का प्रयोग होगा तथा अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए तो हिंदी का अनुवाद भी भेजा जाएगा, ये शर्त रखा गया। जैसे देखे होंगे कि इन राज्यों में हिंदी यदि क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं तो अंग्रेजी में भी आपको प्रश्न ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा। ठीक है, ख क्षेत्र में कहा गया है सामान्य हिंदी में तथा ग क्षेत्र में पत्राचार अंग्रेजी में होगा। अब इन क्षेत्रों में यदि आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ केवल आपको अंग्रेजी भाषा में ही देनी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा कम मिलेगा। हिंदी में कहीं से प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में देना होगा। एक ख क्षेत्रों के लिए, ठीक है, शर्तें रखी गई है। सभी दस्तावेज हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं के साथ निकला जाएगा। इसका उत्तरदायित्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार के सभी फॉर्म, नाम पट, सूचना पट, पत्र शीर्षक, ठीक है, मोहरे आदि हिंदी अंग्रेजी दोनों में भाषा में होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक कार्यकाल काल के प्रधान दायित्व होगा, वह भाषा संबंधित नियमों आदेशों का अनुपालन कराएगा, ठीक है, और जांच पड़ताल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1976 का। 1976 में क्या कहता है, उसके बाद
76 के बाद राजभाषा का प्रगति, गृह मंत्रालय की राजभाषा के विभाग, विधि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। राजभाषा की कसौटियाँ, वह भाषा देश के सभी अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकती है। ठीक है। उसे बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि विभिन्न हिस्से में भी, ताकि वह भाषा पूरे देश में संपर्क सूत्र स्थापित करने का सक्षम हो सके। वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, अर्थात देश के विभिन्न संस्कृति पक्षी को अभिव्यक्ति उसमें भी हो पाती है। उसका संबंध भंडार इतना व्यापक हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावली उसमें शामिल हो सके, जिसमें यह प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि देश की भाषाओं के अन्य शब्दों को वह सहायतापूर्वक शामिल करे, ताकि उसमें परहेज न हो। नेक्स्ट पॉइंट, उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए, ताकि देश के अन्य हिस्सों में निवासी आते हैं उसे सीखना चाहिए तो सीखने की प्रक्रिया कठिन न हो। नेक्स्ट पॉइंट, उसकी ध्वनि, ठीक है, संरचना व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए। यदि क्या कहते, यदि अन्य भाषाओं की कुछ ध्वनियाँ उसमें प्रयुक्त न होती तो उन्हें स्वीकारने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उसकी लिपि भी राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि संकेत लिखे जा सकते हैं। ठीक है। उसे भाषा में साहित्य की संरचना, अर्थात रचना व्यापक तौर पर हुई हो तथा साहित्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया हो। उसे भाषा के ने राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता की हो, अर्थात सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई गई हो, अधिक उसमें सक्रिय रहा हो। ऐसी भाषाओं को ऐसी समाज में जोड़ा गया। 14 नवंबर, क्या 14 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में मान्यता मिली किसको? राजभाषा को, हिंदी को। ठीक है, किस भाषा को? हिंदी को। भाग 17 में, कब? भाग 17 में अनुच्छेद 343 और 351 तक राजभाषा संविधान में, ठीक है, प्रावधान किया गया, मतलब यह नियम बनाया गया तथा संविधान की 8वीं अनुसूची, कब? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कौन कौन से 22 भाषा है? सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, असमिया, बंगला, बोडो, मैथिली, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति और संस्थाली। इन भाषाओं को टोटल 22 भाषा हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। संविधान, ठीक है, संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। कब? 21 में जब संशोधन हुआ, ठीक है, संविधान 21वें संशोधन हुआ तो उसमें सिंधी को जोड़ा गया। इस तरह से संख्या कितना हो गया? 14 से 15 हो जाती है दोस्तों। 71 संशोधन में, 71वें संशोधन अधिनियम में कब हुआ? 1952 में 71वां होता है, जिसमें 3 जोड़ा गया, अर्थात नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी भाषा। कब? 1992 में 71वां संशोधन अधिनियम। 2003 में, ठीक है, 92 अधिनियम हुआ, संशोधन हुआ, ठीक है, 2003 में। इसमें डोंगरी, बोडो, मैथिली, संस्थाली 4 भाषा को जोड़ा गया। 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से हो गया मेरा, कितना हो गया? 22 हो गया। तो ध्यान रखेंगे 15 और 3 18 और 4 22 भाषा टोटल हो गई है। अब बात करेंगे संविधान की, ठीक है, अनुच्छेद की। नेक्स्ट है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी का राजभाषा दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 5, 6, 7 और 17 में राजभाषा संबंधित उपबंध भाग 17 के शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं। अनुच्छेद 343, 351 के अंतर्गत समाहित है। प्यारे साथियों, मुंशी अय्यंकर फार्मूला के नाम से जाना जाता है, नाम से विख्यात है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 120 कभी पूछेगा, मुंशी अय्यंकर फार्मूला के अंतर्गत 120 और 210, ठीक है, 120(1) में और 210 में संसद और विधानमंडल के भाषा संबंधी विवरण किया गया। किसमें? 120 और
210 में, जिसे मुंशी आंकर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 120 1 और 2 में क्या है सो ध्यान दीजिए। 120 अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इसको 1 की जगह पर ये भी मिलेगा किसी किसी बुक में, कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में विचार, ठीक है, प्रकट करने में असमर्थ है, ठीक है, अर्थात प्रकट करने बोलने में असमर्थ है, तो लोकसभा अध्यक्ष की राय से, उनकी सहमति से सभापति अपनी मातृभाषा में बोलने का अनुमति दे सकता है। ये आंकर फार्मूला 120 में यह प्रावधान किया गया है। अब 120 बी में अर्थात ख में कह ले या 2 में 120 में उपबंध है, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों की अवधि के समाप्ति का पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो, ठीक है, अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो, अर्थात 26 जनवरी 1965 से सदन का कार्य केवल हिंदी में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 210। संविधान के अनुच्छेद 210 में कहा गया कि राज्य के विधानमंडल के कार्य राज्य भाषा का राजभाषा में हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपने मातृभाषा में बोलने का अनुमति दे सकता है जो उपयुक्त भाषाओं में किसी भी विचार प्रकट नहीं कर सकता है। ये 210 में कहा गया 1 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343, ठीक है, हिंदी के बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया इस अनुच्छेद में। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए, ठीक है, प्रयोग होने वाली भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष तक होता रहेगा। अनुच्छेद 343 में अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ में 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का आयोग गठित करेगा जो हिंदी के आयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, जैसा कि किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालय में हिंदी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक बढ़ावा या इसको विकास कैसे किया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ, किस रूप में, किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, ठीक है, सीमित किया जा सकता है, अर्थात अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कहाँ, किस प्रकार किया जा सकता है। अधिक इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ में 10 वर्षों के बाद गठित किया जाएगा। यह आयोग भारत की उन्नति का प्रक्रिया तथा यह हिंदी भाषा वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशासन करेगी, ठीक है। आयोग की सिफारिशों पर सदन की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी और राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को, ठीक है, लागू करने के लिए निर्देश जारी करेगा। अनुच्छेद 345 में कहा गया प्यारे साथियों, इसके अनुसार 345 के अनुसार राज्य के विधिमंडल विधान द्वारा, ठीक है, इस राज्य में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं अन्य भाषा हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य भाषा का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत बना रहेगा। ये 345 में कहा गया है, बोला गया है। अनुच्छेद 346 क्या है? इस अनुच्छेद के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि का राजभाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा का स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 के अनुसार अधिक किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो उसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या
उसके किसी भाग में ऐसी प्रयोजन के लिए जो हुआ विनिष्ट करे, शासकीय की मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348 क्या कहता है? अनुच्छेद 348 में कहा गया कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और संबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा न्यायालयों की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों के पदीकृत पाठ अंग्रेजी में होगा। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, सदन या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश होगा। संविधान के अधीन अथवा सदन या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि अधीन जारी किया जाएगा सभी आदेश विनियम या उपबंधियों के लिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इतने सारे पॉइंट दिया गया 348 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा का, ठीक है, उस राज्य में मान्यता भाषा का प्रयोग पदीकृत कर सकेगा। यह बात उस न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों और डिग्री आदेश पर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 349 में, इसके अंतर्गत अनुसार सदन यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी लेना पड़ेगा और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर उन सिफारिश पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के ठीक है पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं देगा। ये बात यहाँ पे खुल करके कहा गया। 350 अनुच्छेद 350 में क्या, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत उन वर्गों का विशेष ध्यान दिया गया है जो भाई, ठीक है, आधार पर, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों में आते हैं। इस अनुच्छेद में अर्थात भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों के संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। ये 350 में कहा गया है, बोला गया है। अनुच्छेद 351 में क्या बोला गया है? 351 में कहा गया है कि संघ की कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाया जाए, उसका विषय विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसकी प्रगति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी की और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप से शैली में पदों का आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक कि वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृति गुणतः अन्य भाषाओं को शब्द के रूप में उसके समृद्धि और सुनिश्चित विकास के लिए ग्रहण किया जाए। दोस्तों, इस तरह से हमने हिंदी भाषा के बारे में पूरे विस्तार से बताया हूँ। इसके बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। इन पॉइंटों पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।